कड़ी में हमारे इस वर्क ग्रुप के और इसी कड़ी में हमारे जो ग्रुप की अध्यक्षा श्रीमती रंजना सिंह, मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगा कि वो अपना विचार रखें। श्रीमती अंजना सिंह। नमस्कार। गूगल मीट से जुड़े हुए हमारे टीम के सभी सदस्यगण, सभी प्रधानाचार्यगण, सभी शिक्षकगण जो इस गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आज के इस मीटिंग में। आज का यह मीटिंग नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग से संबंधित है और हमारे सभी वर्किंग ग्रुप के सदस्यगण महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपके सम्मुख चर्चा करेंगे। शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग, यही हमारे चर्चा का आज का विषय है और इस पर हम सभी आपसे बिंदुवार चर्चा करेंगे। शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग शिक्षा जगत में एक आमूलचूल परिवर्तन लाता है। शिक्षा का माध्यम लैपटॉप, वीडियो, ऑडियो, मोबाइल के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। यह शिक्षा वैज्ञानिक, रुचिकर, सरल और सुग्राह हो गई है। देखा जाए तो इस तकनीकी के माध्यम से हम दूरस्थ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। केवल शिक्षा ही नहीं ग्रहण कर सकते, बल्कि शिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं, पर शिक्षण प्राप्त की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसार के किसी भी क्षेत्र के विद्वानों से, शिक्षाविदों से, विशेषज्ञों से जुड़कर वो उनसे संवाद कर सकते हैं और अपने स्किल को वो इनहेंस कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो तकनीकी का प्रयोग हुआ है, उससे व्यवसायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ हुआ है। हम नए नए स्किलों को जान सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, वर्चुअल सेमिनार कर सकते हैं और विश्व के किसी भी विशेषज्ञों से व्यवसायिक क्षेत्र में उनका जो भी स्किल है, जो भी कौशल है, वो हम वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। कोरोना काल में जो ये तकनीकी का प्रयोग किया गया, उससे हम सभी विज्ञ हैं कि शिक्षा का माध्यम बस और बस यही रह गया था। क्या? लैपटॉप, वीडियो, ऑडियो, इसी के माध्यम से शिक्षण कार्य जारी रखा गया। आज की इस मीटिंग में हमारे जो सदस्यगण हैं, वो आपको कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे डिजिटल लिटरेसी, लैब, कोडिंग सिस्टम, ब्लेंडिंग लर्निंग, दीक्षा प्लेटफॉर्म आदि आदि। तो हमारे ग्रुप के सदस्यगण क्रमवार इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वीरेंद्र जी मीटिंग को आगे बढ़ाएं और क्रम से जो भी हमारे। ठीक, धन्यवाद मैम। अब मैं इसी कड़ी में अपने सहयोगी श्री मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूं कि वे शिक्षा में तकनीकी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। श्री मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी। जी सर।
सभी को प्रणाम। प्रणाम सर। हमें तकनीकी के माध्यम में कैसे विद्यालय को लागू किया जाए, उसमें नंबर 1 आता है ईमेल तैयार। ये बताएं। डिजिटल क्लासरूम की स्थापना करना नंबर 2, नंबर 3 वर्चुअल लैब की स्थापना करना, नंबर 4 कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति, नंबर 5 को क्लास 6 से मिडिल तक कोडिंग क्लास लागू करना। ये हमारे सहयोगी द्विवेदी जी बताएंगे। द्विवेदी। नमस्कार। हेलो जी, आवाज आ रही है? बोले हैं। हाँ, हेलो, नमस्कार सभी लोगों को। अभी जैसा कि जी नमस्कार। मैडम द्वारा बताया गया कि शिक्षा में तकनीकी की क्या उपयोगिता है, शिक्षा कितना अधूरा है तकनीकी के बिना, और कितनी ऊंचाइयों तक शिक्षा को तकनीकी के साथ ले जाया जा सकता है, इसके विभिन्न बिंदुओं पर मैडम द्वारा प्रकाश डाला गया। हम सभी लोगों ने अभी उसे सुना। निश्चित रूप से यदि शिक्षा में तकनीकी नहीं है तो वो आज की शिक्षा नहीं कही जा सकती। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना विज्ञान और इनके साथ कंप्यूटर जिस तरह से शिक्षा का अंग बन चुका है, हम इसे अलग करके नहीं देख सकते। शिक्षा जब तक तकनीकी से नहीं जुड़ेगी, उसका प्रचार प्रसार, उसको जन जन तक, सभी छात्रों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। शिक्षा में तकनीकी को जोड़ने के लिए हमारे ग्रुप में जो मुख्य बिंदु हम लोगों को प्राप्त हुए थे, उसमें सबसे पहला था ईमेल तैयार करना। ईमेल जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, आज इंटरनेट का सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे सशक्त प्रयोग है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचना का आदान प्रदान करते हैं। हालांकि इसके अलावा आज बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिनसे हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे ईमेल का महत्व कम नहीं होता। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल तैयार करने के लिए हमें किसी भी वेबसाइट पर, जो वेबसाइट वह डोमेन जो हमें ईमेल क्रिएट करने की सुविधा प्रदान करता है, उस पर जाना होता है और जा करके कुछ बिंदु होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, उनको फॉलो करना होता है और फिर ईमेल क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमको या किसी छात्र को अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है, इसके लिए वह जीमेल पर क्रिएट करना चाहता है, तो जीमेल पर जा करके वह क्रिएट न्यू यूजर करेगा और जैसे ही क्रिएट न्यू यूजर करेगा, उससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ डायलॉग बॉक्स से जाएंगे, जिनके माध्यम से फिल करते हुए अपने पर्सनल विवरण को देते हुए यूजर नेम और पासवर्ड, एज, मोबाइल नंबर इत्यादि भर करके हम ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल क्रिएट करने के लिए एक यूनिक यूजर आईडी जो डोमेन नाम के साथ, ईमेल एड्रेस का 3 पार्ट होता है। एक जो यूजर देता है और दूसरा @ एक कैरेक्टर होता है, स्पेशल कैरेक्टर, और उसके बाद एक डोमेन नेम दिया जाता है जिस डोमेन के अंदर हम ईमेल क्रिएट करते हैं। जैसे हमने अपने विद्यालय का बनाया है jubilee.gkp@gmail.com। तो jubilee.gkp हमारा यूजर नेम है, @ एक स्पेशल कैरेक्टर है, और gmail.com, .com, .edu.org, ये सारे डोमेन, इन डोमेन नेम के सहयोग से हम इंटरनेट पर अपने किसी भी मैसेज को भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ईमेल क्रिएट करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि छात्र यदि ईमेल क्रिएट करता है, ईमेल के माध्यम से विद्यालय से जुड़ता है, विभिन्न प्रकार की सामग्री प्राप्त करता है, सूचनाओं को प्राप्त करता है और भेजता है, तो उसके लिए
जो सोशल साइंस है उससे अलग हटके एक अच्छी सुविधा है और जरूरी सुविधा है। इसलिए विद्यालय में सभी छात्रों का ईमेल एड्रेस होना अति आवश्यक है। दूसरा जो पॉइंट है हम लोग का डिजिटल क्लासरूम। डिजिटल क्लासरूम के तात्पर्य एक ऐसे रूम से है जिसमें कम से कम एक प्रोजेक्टर हो और एक व्हाइट बोर्ड हो, जिस बोर्ड पर प्रोजेक्टर के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की सूचनाओं को डिस्प्ले कर सकें। अभी कोरोना काल में जिस तरह से पीपीटी पावर पॉइंट के स्लाइड बना करके जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग का सबसे सशक्त माध्यम बना, उसके द्वारा छात्रों को शिक्षा दी गई है, तो वह डिजिटल क्लासरूम का एक अद्वितीय उदाहरण है। डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से केवल एक विषय का नहीं वरन कई विषयों का हम प्रेषण कर सकते हैं, छात्रों तक पहुंचा सकते हैं और एक सशक्त माध्यम हो सकता है टीचिंग का। वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब मतलब बिल्कुल जैसा एक लैब होता उसी तरह दिखना, वर्तमान में होना नहीं, दिखना केवल। जैसे केमिस्ट्री की प्रयोगशाला को स्लाइड के माध्यम से हम देख रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, केमिस्ट्री लैब में नहीं है लेकिन वो सारी चीजें दिख रही है कि कैसे प्रैक्टिकल हो रहा है। फिजिक्स का ही कोई प्रैक्टिकल हुआ, वह फिजिक्स के प्रैक्टिकल में नहीं है लेकिन लग रहा है कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल चल रहा है। इसे कहते हैं वर्चुअल क्लास। डिजिटल क्लास से थोड़ा सा हट के होता है वर्चुअल क्लास। वर्चुअल क्लास के लिए बहुत सारी स्लाइड, बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलते भी हैं और बनाए भी जाते हैं, जिनके माध्यम से हम बच्चों को क्लास में ही वर्चुअली बता सकते हैं कि किस चीज का प्रैक्टिकल किस माध्यम से कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं, कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं। इनपुट और आउटपुट स्तर पर प्रकाश डाला जा सकता है और इसके लिए वर्चुअल लैब की स्थापना सभी विद्यालयों में होनी चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति। अब इन सभी चीजों को देखा जाए शुरू से ही, जिस तरह से सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग या टेक्नोलॉजी का शिक्षा में प्रयोग बताया जा रहा है, अगर उसका शिक्षक ही नहीं है तो यह एक पूरी कल्पना हो सकती है। सभी लोग हर चीज को कर पाएंगे, देख पाएंगे, सुन पाएंगे, एक अलग विषय है, लेकिन छात्र तक अगर ये पहुंचना है, छात्रों को जागरूक होना है, छात्रों तक ये ज्ञान मिलना है, तो निश्चित रूप से सभी विद्यालयों में एक कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है। और इस तरफ तमाम विद्यालयों ने अपने यहाँ इसकी व्यवस्था शुरू भी की है और करनी भी चाहिए। सरकार भी अब मांग रही है सभी विद्यालयों से कि किन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक हैं, कहाँ नहीं है, कितने जगह लैब है, कंप्यूटर की प्रयोगशालाएं हैं कि नहीं है, ये सभी का सूचना गवर्नमेंट की तरफ से मांगा जा रहा है। अब जो सबसे मेजर पार्ट है वो है कोडिंग। कोडिंग का तात्पर्य एक तरह से प्रोग्रामिंग से संबंधित। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग में हम कुछ सोर्स कोड लिखते हैं, वह सोर्स कोड एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर रन करा करके किसी आउटपुट को प्राप्त किया जा सकता है। तो कोडिंग के लिए सबसे जरूरी है कि कक्षा 6 के छात्रों को जो एल्गोरिथम है। द्विवेदी जी थोड़ा सा बीच में हम रोकना चाहेंगे आपको। जी बोलिए। द्विवेदी जी। जी सर। द्विवेदी जी बहुत बढ़िया बोले हैं। विषय, हाँ विषय जो टॉपिक है आपका थोड़ा लेंदी हो जा रहा है और हाँ, हम लोग का टॉपिक समय है सर, और सारे नहीं वीरेंद्र सर है क्या ना इनका, नहीं वीरेंद्र सर है क्या, कोडिंग वाला है, इसके लिए एक अलग समय दिया जाए। नहीं सर, इनका टॉपिक है लेंदी, इनका टॉपिक बड़ा है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सभी लोग मेरी बात सुन लीजिए। जी सर। आपने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बस मेरा ये चाहना है कि अभी आपके बाद 3 लोग और हैं,
और हमारे पास जो समय बचा है 10 मिनट है। ठीक है सर, 8 मिनट बचा तो है सर, आज के लिए सुनिए। हाँ, केवल 8 मिनट और बचा है। सर बताएं। 8 मिनट बचा है, तो इस ड्यूरेशन में हम सोच रहे हैं आज सबका 2-2 वाक्य ही हो जाए, जो इस दिन हम लोग हाँ, फाइनलाइज हाँ, करेंगे, बिल्कुल, आपस में वो कर बिल्कुल, लेंगे। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसी कड़ी में हाँ नहीं नहीं जी नहीं नहीं, मैम, एक मिनट, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। वो जो जी बोल रहे बताएं। हैं उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने ठीक दीजिए। वो ठीक बहुत मैम, अच्छा बोल रहे थे। किसी भी मैटर पे जब बोलना होता है तो जब तक उसको स्पष्ट नहीं किया जाएगा वो मैटर क्लियर होगा नहीं। तो वो जी बोल मैम, रहे थे, वो बहुत ही अच्छे उसमें बोल रहे थे, क्लियर करते हुए चल रहे थे। मैं चाह रहा था कि जो कोडिंग वाला जी जी, टॉपिक है, हाँ इसके हाँ, लिए एक अलग समय दिया जाए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नहीं सर, आप बोल बहुत अच्छा रहे थे, बस एक चीज है कि कोडिंग के लिए ना जो सिस्टम का मतलब कैपेसिटी चाहिए होगी वो जरूर अमेंडमेंट करिएगा। नहीं, अभी तो देखिए बिगिनिंग में बच्चों को जब तक एल्गोरिथम नहीं समझेंगे, एक्चुअली बच्चे कोडिंग नहीं समझते हैं, पहले एल्गोरिथम समझते हैं तब कोडिंग की बारी आती है। कोडिंग बिना एल्गोरिथम समझे पढ़ाई नहीं जा सकती। सर वो बिल्कुल द्विवेदी सही जी, है, बिना एल्गोरिथम के नहीं चलेगा। लेकिन जानते हैं ये क्या है ना, अगर आप ऑपरेटर्स मतलब वो कर देंगे कि हाँ हमारे वहां पे 10 चाहिए या विंडोज 9 से काम चल जाएगा या 12 से काम चलेगा, उस हिसाब से सिस्टम लगेंगे, वरना तो फिर वही होगा, लोकल वाला सिस्टम लगा देंगे, उस पर वो काम करेगा। पूरा थोड़ा 2 मिनट सुन लें सर। इसका नियम ये है कि बच्चे को सबसे पहले हमको एल्गोरिथम बताना है, जो इसके पार्ट्स हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, पहले बिल्कुल, बिल्कुल, मैन्युअली बच्चा एल्गोरिथम जानता है, स्यूडो कोड जानता है, फ्लो चार्ट जानता है, तब बारी आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बिल्कुल, तब जरूरत पड़ती है प्लेटफॉर्म की। हम विंडोज देंगे उनको, विंडोज 98 देंगे या विंडोज 7 देंगे या 9 देंगे, 10 देंगे, ये बात की बारी आती है। सबसे पहले एल्गोरिथम जब तक बच्चा नहीं समझेगा, स्यूडो कोड नहीं समझेगा, फ्लो चार्ट नहीं समझेगा, प्रोग्रामिंग का वो इमेजिन नहीं कर सकता, ना उसको बताया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू तो करें मैं सर। चाह रहा था कि इस टॉपिक के लिए हमें समय दिया जाए, ताकि इस टॉपिक पर और विधिवत, चूंकि अभी 3 टॉपिक सुनिए, थे मैंने कह दिया। हाँ 11:40 पर एक शेड्यूल आउट कर देना तत्काल अभी, एक शेड्यूल और अगर कर सब दिया लोग जाए। सहमत हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समय की उसमें सर प्रॉब्लम केवल हम चलिए इसी ठीक है, आप कोडिंग शुरू पर करिए। बोलेंगे, क्योंकि बाकी तो मैंने बोला है, बाकी छोटे टॉपिक थे, लेकिन कोडिंग एक बड़ा टॉपिक है, उसको समय दीजिए, हम बोलेंगे और समझाएंगे, अच्छा हाँ, लगेगा। उसका समय की समझाना प्रॉब्लम को जरूरी दूर है। करने के लिए रिशेड्यूल कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ वो हाँ बढ़िया है, हाँ, बढ़िया कर है। लो। बहुत बहुत अभी बढ़िया, मैं बहुत तत्काल बढ़िया। कर देता हूँ। हाँ, वीरेंद्र ठीक जी ये कह रहे ठीक। थे कि आज जी मैम, सबको बोलने दिया जाए, ठीक है। बाद में हम लोग देख लेंगे कि किसका बहुत ज्यादा था, कौन उसको संक्षेप में कहे। पहले आज बोल लेने दीजिए सबको, और उसके बाद में ठीक है हम मैम, लोग कोई बात संक्षेप नहीं। कर देंगे। हाँ, और एक ठीक चीज मैम, और ठीक। कहेंगे कि सारे लोग क्या करें, ये वीडियो अपना ऑन करें और 1-2 ऐसे ही स्क्रीन स्टार्ट हो जाए, ताकि सबका उसमें पार्टिसिपेशन दिखे। भेज दिया मैंने, ग्रुप में भेज दिया मैम। उसमें 6 लोग दिख रहे हैं, हाँ मैम, वीडियो में सब लोग ऑन करें। मैं हाँ इसकी रिकॉर्डिंग भी हाँ, कर रहा हूँ मेरे पास। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर अच्छा देख लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मैं सर जी मैम, चाहूंगा कि और भी 2 लोग हैं जो विशेषज्ञ, जैसे तंजीम सर हैं, मैंने अभी जी टॉपिक को बताया है, उस पर कुछ अपने वक्तव्य रखा कि कितना कुछ और उसमें बताया जा सकता है, लोगों को और सर, एक्सप्लोर किया जा सकता है। मेरी राय ये है कि पहले आज हम लोग बोल लिया जाए। मैं मैम से बिल्कुल सहमत हूँ कि पहले बोल लिया जाए, ताकि जो हमारी कमियां होंगी वो सामने आ जाएंगी, और उसको फिर हम लोग इलेबरेट करके जो मेन मीटिंग होगी उसमें हम लोग चेंजेस कर लिया जाएगा अपने हिसाब से। ठीक ठीक है, ठीक है। द्विवेदी जी शुरू करें, आप कोडिंग शुरू करें आप। ठीक, थैंक यू। न तो कोडिंग से मैंने बताया, जैसा कि कोडिंग से तात्पर्य छात्र को कोडिंग की जानकारी देने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है, और उसमें मुख्य रूप से जो बात आती है वो आती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जब तक नहीं जानेगा बच्चा, तब तक वो प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं कर सकता। किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप वाइज सोल्यूशन, क्रमवार सोल्यूशन ही एल्गोरिथम कहलाता है। और एल्गोरिथम को एक्सप्रेस करने के लिए 2 विधियां हैं। कैसे हम दिखाएं एल्गोरिथम को, इसकी 2 विधियां। पहला होता है स्यूडो कोड,
और दूसरा होता है फ्लो चार्ट। जो स्यूडो कोड होता है ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखा जाता है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए उसकी एक विधि है। जैसे मान लीजिए हमको अपने किचन में चाय बनाना है और चाय बनाने की विधि अगर लिख के हम वहां पर रख दें तो कोई भी अननोन पर्सन अगर चाय बनाना चाहे तो इसको पढ़ के बना सकता है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, लिखा जाएगा कि क्या क्या चीजें कैसे करनी है। उसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, जैसे बच्चे को 2 नंबर जोड़ना है, अब बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले स्टेप 1 में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करेगा, 2 नंबर का इनपुट लेगा, उसके बाद दोनों को ऐड करेगा, फिर दोनों को प्रिंट करेगा और फिर उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बन जाएगी कि 2 नंबर को ऐड करने का एक कॉमन टेक्निक बन गया जिसका यूज करके हम 2 नंबर को जोड़ सकते हैं। लेकिन जो फ्लो चार्ट होता है ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं इसको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारे ऐसे सिंबल हम यूज करते हैं जिन सिंबलों का प्रयोग करके हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। इसके लिए इनपुट के अलग सिंबल है, प्रिंट करने के लिए इनपुट के लिए एक सिंबल है, उसी तरह डिसीजन मेक करने के अलग सिंबल है, डिसीजन मेकिंग के सिंबल्स का यूज करके हम डिसीजन मेक करते हैं। तो अलग अलग इसके पार्ट हैं और इसको जानने के बाद बारी आती है कि छात्र को हम बतावें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब क्या होती है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वह एक तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। सबसे पहले तो बच्चा जाने कि एप्लीकेशन प्रोग्राम है क्या। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो दूसरा पार्ट है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पार्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन बेस्ड हैं जिनको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे हैं जो आज के लैंग्वेज के हिसाब से यूज किए जाते हैं और उन्हें हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की देखी जाए तो 2 कैटेगरी हो गई, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग। लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 2 कैटेगरी है। अगर छात्र को बता दी जाए तो वो जान जाएगा क्या यूज करना है। उसके बाद बारी आती है कि लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेजेज हैं जो हाई लेवल या लो लेवल में आते हैं। आज जो यूज हो रहा है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का ज्यादा यूज हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से बेसिक लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, पाइथन, इस तरह के तमाम ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनका प्रयोग करके छात्रों को कोडिंग सिखाई जाती है। इसके लिए छात्रों को एक कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके अलावा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर हमारे पास होना चाहिए ताकि हम जो सोर्स कोड लिखेंगे या बच्चे को बताएंगे उस सोर्स कोड को बच्चा चेक करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने सिस्टम को, जैसे सी लैंग्वेज